Co-powered by Techno। आज से 6 दिन पहले 27 सितंबर की रात इजराइल ने हसन नसरल्ला को ढेर किया तो जगह जगह प्रदर्शन हुए और ईरान पर इजराइल से बदला लेने का दबाव बनाया गया। इसी के चलते कल रात ईरान ने यलगार का ऐलान करते हुए इजराइल पर ताबड़तोड़ 200 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। ईरान ने इजराइल के 102 ठिकानों पर हमला किया। ईरान के हमले में एक फिलिस्तीनी की मौत हुई है और कुछ लोग इजराइल में भी घायल हुए हैं। एक तरफ ईरान मिसाइल हमले कर रहा था तो दूसरी तरफ लेबनान से हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के हाइफा शहर में ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। उधर लेबनान बॉर्डर पर ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ के 2 जवान भी शहीद हो गए। इजरायली सेना ने भी पलटवार करते हुए लेबनान में 15 घंटे में 6 से ज्यादा हमले किए और ईरानी हमले का जवाब देने का ऐलान भी कर दिया है। इसके लिए 6 चरणों में पलटवार की योजना है। आईडीएफ ने कहा कि पलटवार का वक्त, तारीख और तरीका हम तय करेंगे, लेकिन मुंह तोड़ जवाब जरूर देंगे। कल रात ईरान के हमलों से पहले ही इजराइल एक बार फिर 7 अक्टूबर जैसी घटना का सामना कर रहा था। तेल अवीव के पास जाफा में फिलिस्तीन मुजाहिदीन के 2 सदस्यों ने मैस शूटिंग की। ट्राम स्टेशन पर अंधाधुंध फायरिंग कर 2 हमलावरों ने 7 आम नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के वक्त वहां मौजूद एक आक्रोशित इजरायली ने अपनी गन से मौके पर ही हमलावरों को भी फिर ढेर कर दिया। जाफा में हुई मैस शूटिंग में मारे गए 7 लोगों में अभी तक सिर्फ 5 मृतकों की ही पहचान हो पाई है। इस दर्दनाक अटैक में 33 साल की एक इजरायली नागरिक इनबार सेगेव मारी गई, जिनके गोद में उनका 9 महीने का एक बच्चा था। हालांकि बच्चा अभी सुरक्षित है और अस्पताल में भर्ती है। दूसरी मृतक 24 साल की रिवाइटल ब्रॉन्स्टीन थी, जो अपने परिवार की इकलौती संतान थी और कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स कर रही थी। इसके अलावा 30 साल की शाहर गोल्डमैन भी इस हमले में उनकी मौत हो गई। उनकी 1 साल पहले ही शादी हुई थी। इस हमले में सिर्फ इजरायली ही नहीं, जॉर्जिया की 2 महिलाओं की भी जान गई है। एक तरफ इजराइल 3 मोर्चों से बड़े हमले का दंश झेल रहा था तो दूसरी तरफ इस खून खराबे पर जमकर जश्न मनाया जा रहा था। ये तस्वीरें देखिए। ईरान ने जब मिसाइल मारी तो ईरान की संसद से लेकर ईरान के आम आदमी तक सब खुशी से झूमते हुए दिखाई दिए। बगदाद हो या गाजा, हर तरफ इजराइल में मचे खून खराबे का जश्न मनाया जा रहा था। मिठाइयां बांटी जा रही थी, जलसे हो रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि इजराइल के लोगों का खून बह रहा था। क्योंकि इस बार हमला इजराइल ने नहीं किया, इस बार हमला इजराइल के लोगों पर किया जा रहा था। तो सोचिए, इन जलसों और जश्न को देखकर दुनिया का एक धड़ा इसे सिलेक्टिव सोच बता रहा है, क्योंकि नसरल्ला की मौत के बाद कई लेबनान, ईरान सहित देशों में मातम पसरा हुआ था। लोग इजरायली हमले का विरोध कर रहे थे, उसको डिक्टेटर कह रहे थे। लेकिन अब जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया है और वहां पर खून बहाया है, तो यही लोग सड़क से लेकर संसद तक जश्न मना रहे हैं। तो ऐसे में आज के सवाल अड़ी पर एक बार फिर से एकदम सीधे हैं। पहले मातम मनाने वाले अब जश्न में क्यों डूबे हुए हैं? चाहे ईरान हो या इजराइल, खून खराबे पर खुशियां क्यों? आज की अड़ी में हमारे साथ जुड़ गए हैं रिटायर्ड कर्नल तेज टिक्कू, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, दानिश कुरैशी नेता हैं एमआईएम के, अहमद अयाज कश्मीरी एक्टिविस्ट है। पर पहला सवाल मैं करूंगी मुश्ताक सिकंदर से। मुश्ताक सिकंदर, अजीब सी बात नहीं लगती है कि वही लोग जो कि 2 दिन पहले गमगीन थे, आज वही खुशियां मना रहे हैं क्योंकि इजरायली खून बह रहा है? क्यों? ये बात तो समझ में ही नहीं आती। इसराइल तो सबसे पहले की इलेजिटिमेट स्टेट है। आज चूंकि हम गांधी जयंती मना रहे हैं तो गांधी जी के हवाले से बात करते हैं कि गांधी जी ने कहा है कि बिल्कुल ये गलत बात है कि आप जो है इसराइलियों को या यहूदियों को फ़लस्तीनियों की इथनिक क्लिंजिंग करके वहाँ पर बसाया जाए। पहला सवाल। दूसरा मामला ये कि फ़लस्तीनी जो है 48 से जब से इसराइल बना है तब से इथनिक क्लिंजिंग का शिकार हुए। सर, मैं खून खराबे और खुशियों की बात कर रही हूँ। गांधी जी ने कब कहा है कि जब किसी भी मासूम का खून बहे तो आप खुशियां मनाएं? इसका तो क्या मतलब है? वो तस्वीर देखिए, ईरान में छोटे छोटे बच्चे, जब इजराइल के सिविलियन एरियाज पर मिसाइल दागी जा रही थी तो ईरान में छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर उतरे हुए थे। क्या ये बताया गांधी जी ने? तो नहीं, गांधी जी ने यह बताया कि जब निहत्थे लोग उनका कत्लेआम किया जाए, रोज 100-150 फलस्तीनी मर रहे हैं वहां पर,
तो उसके बारे में तो तब आपने उसकी मजम्मत की ना, तब आपने उसकी मजम्मत की, तब पूरी दुनिया ने कहा कि इजराइल खराब है, इजराइल दुष्ट है, दानव है। आज खुशियां कैसे मना रहे हैं? खून खराबा, सबका खून, बच्चे सबके तो खून की वही कीमत है ना। हसन नसरुल्लाह का तो खुशियां तो इजराइल सबसे पहले मना रहा था, जब वहां पर रोज इतनी क्लिंजिंग 100-150 बच्चों को रोज मार रहा है इजराइल। वो आपको नजर नहीं आ रहा है? फलस्तीनियों का कत्लेआम रोज हो रहा है। आज कुछ जो है इजरायली मारे गए, वो भी रिटेलिएशन में। अच्छा। और इजराइल एज ए टेररिस्ट स्टेट, उन्होंने किस चीज का रिटेलिएशन है सर? क्योंकि इजराइल ने ईरान के ऊपर तो कोई हमला किया नहीं। ईरान किस चीज का रिटेलिएट कर रहा है? तो लेबनान उन्होंने तो हिजबुल्लाह के, लेबनान नहीं, उन्होंने हिजबुल्लाह के ऊपर हमला किया था। इसको आप रिटेलिएटरी स्ट्राइक कैसे बोल सकते हैं? ईरान का तो कुछ नहीं बिगाड़ा इजराइल ने। ये तो रिटेलिएटरी स्ट्राइक है, वो भी सॉवरेन कंट्री में। लेबनान इज ए सॉवरेन कंट्री। तो मतलब इजराइल में अगर निर्दोषों का खून बहेगा तो आप उसको व्हाइट वॉश कर देंगे, कहेंगे देखिए आपने पहले हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक किया तो अब आपके लोगों को मरना ही पड़ेगा। आप उसका जश्न मनाएंगे और कह देंगे ये गांधीगिरी है। नहीं, जश्न तो क्या कहते हैं, इजरायली मना रहे हैं रोज 7 अक्टूबर से लेकर आज तक, इनफैक्ट 48 से लेकर अभी तक। तो आप मान रहे हैं ना कि उनमें और आप में कोई फर्क नहीं है? किसमें? इजराइल और आप में कोई फर्क नहीं है ना? फिर आप कह रहे हैं इजराइल जश्न मना रहा था, आज हम जश्न मना रहे हैं। हम भी उनके एक्शंस को मैं तो हर खून खराबे का कॉन्डेमनेशन करती हूँ। खून खराबा कहीं नहीं होना चाहिए, आतंकवाद भी कहीं नहीं होना चाहिए, पर सेल्फ डिफेंस होना चाहिए सर, सेल्फ डिफेंस होना चाहिए। ये सेल्फ डिफेंस नहीं है। इजराइल इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके एक्सपेंडिंग बॉर्डर्स हैं। अच्छा ठीक है, अवधेश जी ये बताइए, यहाँ पर मुश्ताक सिकंदर कह रहे हैं ये रिटेलिएटरी स्ट्राइक है, ये सेल्फ डिफेंस है और लोग इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि इतने वक्त तक उन्होंने झेला है। अब जबकि जिस इजराइल ने उनको दबाया था, जिनके ऊपर जिसने रॉकेट बरसाए थे, अब उसको थोड़ी सी चोट पहुंची है तो वो सड़कों पर है, वो खुशियां मना रहे हैं, उनके लिए अच्छा दिन है। पद्मजा जी, अब ये तो इतिहास का विषय हो गया है। अभी श्रीमान जी बोल रहे थे, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि इतिहास में मुझे कोई दिखा दे कि फिलिस्तीन नाम का भी कोई देश था। क्या फिलिस्तीन नाम का देश कहीं हिस्ट्री में दिखाई देता है? आप भी पढ़ी लिखी हैं, बताइए, और हंस रहे हैं। बताओ फिलिस्तीन नाम का देश कब आया है दुनिया में? आप बताओ, पुरानी हिस्ट्री हम लोग भी पढ़े हुए हैं। देश था फिलिस्तीन, कैसे बन गया? और इजराइलियों ने किसी की जमीन लिया नहीं है, यहूदियों ने अपने पैसे से उस क्षेत्र की जमीनें खरीदी है सर। इजराइलियों ने अपनी जमीन खरीदी है, मेहनत करके बसाया है। लेकिन आप ये मान के चलते हैं कि इस्लामिक देशों के बीच एक यहूदी देश कैसे हो सकता है, उसको नष्ट कर देना है। उस पर 1948 में किसने अटैक किया इजराइल पर पहला? वो जो आज में नहीं जाते आप देश जी। अगर आज की बात को एकदम से उलट के नहीं, अगर आज की बात करें तो मुश्ताक सिकंदर कह रहे हैं जैसी करनी वैसी भरनी। इजराइल खून बहाएगा, उसका खून बहेगा। हाँ, तो आप बहाते रहिए। 185-81 मिसाइल चले हैं, इजराइल के कितने लोग मरे हैं? आपने 181 मिसाइल चलाए हैं, इजराइल के लोग कितने मरे हैं? एक दिन में पेजर विस्फोट कर दिया आपके यहाँ, और उसने कहा कि लेबनानी वहां से हट जाए, हम लेबनान की सोवरेनिटी का हम पालन करेंगे, लेबनान के लोगों के खिलाफ हम नहीं है, हम तो हिजबुल्लाह को खत्म करना चाहते हैं जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेबनान से तो वो युद्ध कर नहीं रहा है, लेबनान उसके साथ वार में नहीं है, जॉर्डन उसके साथ वार में नहीं है। जॉर्डन ने बयान दिया है कि जब ईरान के मिसाइल हमारे एयर स्पेस से गुजरे तो हमको उनको रोकना पड़ा क्योंकि वो हमारे एयर स्पेस का उल्लंघन कर रहे थे। वो सऊदी अरब, देखिए दुनिया में सबसे पाक स्थान मुसलमानों के लिए सऊदी अरब है। मक्का में एक महिला ने, अभी आपने देखा होगा कि फिलिस्तीन का ऐसे झंडा उठाया, उसी समय वहां के गार्ड आए, उससे झंडा छीना, उसको पकड़ा और उठा करके ले गए हैं। तो वहां सऊदी अरब को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, संयुक्त अरब अमीरात को प्रॉब्लम नहीं है, मिस्र कुछ कर नहीं रहा है, जॉर्डन को प्रॉब्लम नहीं है इजराइल से। अब प्रॉब्लम अगर जिसको है उसका प्रॉब्लम रहने वाला है, क्योंकि अगर इस्लाम ये मानता है कि भाई हमारा तो दुनिया भर को ये छोटी सी भूमि हमारे इस्लाम के बीच कैसे है, तो समस्या वहां है। इजराइल का क्या गया है? हमास ने उसके घर में घुस के मुश्ताक
मुश्ताक सिकंदर, क्योंकि आपने कहा कि भाई इससे हासिल क्या हुआ, इतनी मिसाइल दागी गई, इजराइल का कुछ खास बिगाड़ नहीं पाया ईरान। मुश्ताक सिकंदर, एक आदमी की मौत हुई है और वो आदमी कौन है उसका भी हम आपको पासपोर्ट दिखा देते हैं, और ये हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अंत में गरीब का ही खून बहता है। ये जो इजराइल और ईरान एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें दाग रहे हैं, ये आदमी एक फिलिस्तीनी था, वेस्ट बैंक से ये आया था, ये काम करता था, मजदूरी करता था, और जो श्रैपनल थी मिसाइल से एक फिलिस्तीनी की हत्या कर दी ईरान ने। सोचिए मुश्ताक सिकंदर, कौन सा बदला ले लिया है एक फिलिस्तीनी को मार करके ईरान ने? सोचने वाला कौन सा मामला है? ये तो 48 से जो है इसराइली वहां कत्लेआम कर रहे हैं पैलेस्टीनियंस का। मेजॉरिटी 3 मिलियन पैलेस्टीनियंस को उन्होंने एग्जाइल में डाल दिया है। इस आदमी को तो ईरान की मिसाइल ने मारा है ना। इसका चलिए नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। इस आदमी का नाम है समह अल असाली। लोगों को ये जान लेना चाहिए कि ईरान ने जो कल मिसाइलें दागी हैं उसमें महज एक आदमी की मौत हुई है, और वो आदमी कौन था? वो एक फिलिस्तीनी था, वो 37 साल का था, उसका नाम है समह अल असाली। एक मजदूर था, जबालिया से आता है, गाजा स्ट्रिप से, और वेस्ट बैंक के नुईमा नाम के एक इलाके में जब ये मिसाइल गिरी तो उसमें से जो श्रैपनल निकली उसमें ये 37 साल का फिलिस्तीनी मर गया। सोचिए क्या हासिल हो गया इससे कर्नल टिक को। पर लोग यही कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि जब किसी को सालों तक दबाया जाएगा तो अंत में उसको उठ करके रिटेलिएट करना पड़ेगा, उसको बदला करना पड़ेगा, उसको बदला लेना पड़ेगा। कर्नल टिक को देखिए, आई थिंक मुझे एक बात में तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो इस्लाम धर्म में जो है मज़हब के साथ जुड़ी हुई हैं, इसलिए जो अब सवाल पूछते हैं कि ईरान ने क्यों रिटेलिएटरी हमला किया, क्योंकि इजराइल ने तो लेबनान के ऊपर हिजबुल्लाह के ऊपर चढ़ाई करी थी, क्योंकि इनके धर्म में कोई बाउंड्री नहीं है और पूरा धर्म एक ही उम्मा है। तो ये जस्टिफाई करेंगे कि भाई इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमला किया, हिजबुल्लाह के ऊपर हमला किया, तो इसलिए जस्टिफाइड है कि ईरान भी इजराइल के ऊपर वापस हमला करे, क्योंकि इजराइल का हमला ईरान पर तो नहीं था, लेकिन ये सबको मालूम है कि हिजबुल्लाह ईरान की क्रिएशन है। दूसरी बात ये है कि जब भी 48 से अभी तक जब भी वहाँ पर अहिंसा हुई, जब भी वायलेंस हुआ, इसकी शुरुआत हमेशा या तो अरब्स ने की, और अब इब्राहिम अकॉर्ड्स के बाद ईरान वहाँ पर इजराइल के अगेंस्ट वायलेंस कर रहा है, और जिसका जवाब जो है इजराइल दे रहा है, और बहुत सख्ती से दे रहा है, क्योंकि ना हिजबुल्लाह ने ना ईरान ने इजराइल स्टेट को एक्सेप्ट किया है। मतलब वो उसको नसरुल्लाह भी जो है उसको जिविश एंटिटी बोलते थे, स्टेट को एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने। जब आप वो ईरान तो रिकॉर्ड पर है, उन्होंने बोला है कि हम दुनिया के नक्शे से इजराइल को खत्म करेंगे, हटा देंगे। तो अगर इतनी ज्यादा थ्रेट है किसी देश को, तो उनको तो अधिकार है कि वो अपनी देश को बचा ले, अपने अस्तित्व को बचा ले। और ये अभी ये लेटेस्ट 1948 का तो हम छोड़ देते हैं, क्योंकि वो तो यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन से इजराइल बना था, और वहाँ पर क्या था, रेत ही रेत थी। आजकल फला फूला है, सब्जियाँ हो रही, एग्रीकल्चर में टॉप है, इनोवेशन में, साइंस टेक्नोलॉजी में टॉप है। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि ईरान एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वहाँ पर हिजबुल्लाह एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हमास एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि इजराइल को जीने का हक है। और जब तक ये अपनी सोच बदली नहीं करेंगे, हमेशा वायलेंस होगी, और हमेशा वायलेंस से इन्हीं को नुकसान हो जाएगा। आपने बहुत जरूरी बात कही, क्योंकि अगर यहाँ पर बदला लेने की बात हो रही है और अपने को सुरक्षित रखने की बात हो रही है, खोमेनी ने अभी क्या ट्वीट किया है वो एक बार दिखाइए। उन्होंने साफ तौर पर अभी बोला है कि मैं चाहता हूं कि इजराइल को पूरी तरीके से मिटा दिया जाए। देखिए ये उनका ट्वीट है 1 घंटे पहले का। उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह ने चाहा और ईरान के लोगों की अगर मेहनत रही तो इस्लामिक रेवोल्यूशन से इंस्पिरेशन लेकर के और बाकी लोगों की मदद के साथ हम अपने दुश्मनों को इस पूरे इलाके से मिटा देंगे। यानी कि इजराइल को खत्म करने की बात की जा रही है अहमद अयाज साहब। और लोग ये उनकी पॉलिसी रही है हमेशा, ये उनकी पॉलिसी रही है। वो एक पूरे देश को, उसके 1 करोड़ लोगों को, जिसमें सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू शामिल नहीं है, उसमें सिर्फ योआव गैलेंट शामिल नहीं है, उसमें सिर्फ नेता शामिल नहीं है, उसमें इजराइल का आम आदमी शामिल है। और आप ताली बजा रहे हैं कि पूरा इजराइल खत्म हो जाए। पद्मा जी, मैं इस चीज से
पद्मा जी, मैं इस बात से इत्फाक कर रहा हूँ आपके साथ, जो भी किसी ने ये ट्वीट में कहा हो, बट पॉइंट इज़ कि ये इट्स नॉट कि उन्होंने खुद इस चीज़ को क्रिएट किया है, उन्होंने खुद इस चीज़ को चाहा है। ये सबसिक्वेंट डेवलपमेंट होगी जब से इसराइल को वर्ल्ड ने फ़लस्तीन के साथ बसा दिया, उनकी जगह पर बसा दिया। तो उसके बाद जब इसराइल ने खून खराबे को लेके कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए, आप कहते हैं वो तो उनको मजबूरी में करना पड़ा। अरे गोलीबारी करने की क्या मजबूरी है सर? किसी को मारने की मजबूरी क्या है? आप छोड़िए मिसाइल दागना तो छोड़िए, आप ये बताइए कि 7 सिविलियंस को जाफा में घुस करके 2 गनमैन ने क्यों मारा? उसकी क्या मजबूरी है? आप तो इस लॉजिक से 26/11 को भी जस्टिफाई कर देंगे कि 26/11 भी मजबूरी में कर दिया कसब ने। आप मुझे जवाब देने का थोड़ा सा मौका दीजिए। देखिए, ये जंग का मामला है, इट्स रेटिलेशन का मामला है, इसमें ये नहीं कहा जा सकता, और वो भी मॉडर्न वेपनरी से। जब ये ऐसा सिचुएशन है तो कहीं कोई भी मारा जा सकता है, किसी को भी जख्म लग सकता है, किसी को भी चोट लग सकती है, कुछ भी डैमेज हो सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज हाउ इट ऑल केम अबाउट। आई वुड हैव अप्रिशिएटेड अगर आप इससे पहले भी डिबेट कर लेते। बात मत काटिए, नहीं बात मत काटिए, प्लीज हैव माय वी। मारने का ये जस्टिफिकेशन है, कहना कि अरे कुछ लोग मर गए, ये बहुत दुख की बात है, पर ये सब शुरू किधर पे हुआ? ये शुरू होने का कोई लॉजिक नहीं है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आज आपने डिबेट लगा दिया इस चीज़ पर। काश आपने उस वक्त भी डिबेट लगाया होता जब फ़लस्तीनियन के साथ बुरा सलूक हुआ, जब मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में जाने की इजाजत नहीं दी। हमारे देश ने स्टैंड लिया है, हमारे देश अगर आपने डिबेट उस वक्त भी किया होगा, लेकिन अब जो हो रहा है वो तो रेगुलेशन में हो रहा है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? बोला है कि मासूमों की जान जाने का कोई एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं हो सकता। ये युद्ध का वक्त नहीं है, दिस इज नॉट अ टाइम फॉर वॉर। ये हमारे देश ने स्टैंड लिया हुआ है। पर आप मुझे बताइए, आप बार बार रूट कॉज थ्योरी की बात कर रहे हैं। चलिए मिसाइल 150 आपने किसी मिसाइल फायर की, कुछ एक इधर उधर चली गई। आप मुझे यह बताइए कि आपको पता है ना कि जाफा में 2 बंदूकधारी आए। ये देखिए दानिश कुरैशी, 2 बंदूकधारी जाफा के अंदर आए इजराइल में। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिविलियन एरियाज में जाकर के 7 लोगों को मारा, और ये सातों के सातों, इनका कुछ लेना देना नहीं है बेंजामिन नेतन्याहू से। ये सिर्फ इजराइल में रहते हैं, यही इनकी गलती है। ये देखिए ये दोनों, और ये बिल्कुल 26/11 जैसा नजारा था। 2 बंदूकधारी ट्रैम से निकले, उनके हाथों में बंदूक थी, काला कपड़ा पहने हुए थे, और अंधाधुंध फायरिंग की उन्होंने लोगों में। और जो लोग मरे उनमें से एक 33 साल की, उनकी तस्वीर दिखाइए, 33 साल की एक महिला थी, उसका 9 महीने का बच्चा उसके गोद में था। इसको भी क्या जस्टिफाई किया जाएगा दानिश कुरैशी कि एक 33 साल की महिला को अपने हाथ में 9 महीने का बच्चा लिए हुए उसको गोली मार दी जाती है? की हत्या। लेकिन दिक्कत ये है कि जब 2 मुल्क आमने सामने जंग पर आमादा हो जाते हैं, तो आप यकीन जानिए कि इस तरह का जो मरा है वो आम आवाम का ही होता है। चाहे फलस्तीन के अंदर में आम लोग मारे गए हों, चाहे इसराइल के अंदर में आम लोग मारे गए। दिक्कत क्या है, आपको एक बात बताऊं। दरअसल पैलेस्टाइन को और इसराइल को आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप ये समझेंगे नहीं ना, तब तक चीजों को क्लैरिफाई नहीं हो पाएगा। सर ये टेरर अटैक है, अभी होगा, ये रिटेलिएशन नहीं है, ये तो टेरर अटैक है। ये नॉन कॉम्बैटेंट्स यानी कि सिविलियंस के ऊपर अटैक है। वो क्या है? व्हाट इज दैट? नहीं पद्मा जी, वो क्या है जो इसराइल आज तक करता रहा, वो क्या है? इसराइल ने किया तो आकर के सिविलियंस को मार दिया जाएगा इसराइल में। आप ये कह रहे हैं अहमद अयाज साहब? यही तो पाकिस्तानी भी कहते हैं, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ी, तो फिर अजमल आमिर कसब आकर के मुंबई में इंडियंस को मारेगा। नहीं, ये तो वही लॉजिक हो गया। नहीं दिख रहा, नहीं पद्मा जी आपको नहीं दिख रहा कि वो तो ओपनली मिसाइल अटैक कर रहा है कर्नल टिक्कू, आप इस लॉजिक को क्या कहेंगे कि भाई इजराइल ने पहले शुरुआत की तो अब इजरायलियों को मरना पड़ेगा? पद्मा जी, क्या हो रहा है ये, इसमें कोई शक नहीं है कि गाजा के अंदर बहुत सिविलियन मारे गए, लेकिन अगर हिजबुल्लाह सिविलियनों को ढाल बनाकर और उनके बीच में आकर लड़ाई लड़ता तो इजराइल के लिए क्या ऑल्टरनेटिव है? वो आपने उनके हॉस्टेजेस, हिजबुल्लाह ने उनके हॉस्टेजेस पकड़े, छोड़ते क्यों नहीं? जंग खत्म हो जाएगा, क्यों नहीं छोड़ रहे हो उनको? क्यों नहीं? आपका क्या मतलब है? नहीं आपका क्या मतलब है? फिर
बोलते फिर से पैसेज दिया जाएगा इसराइल को कि मारो गाजा में लोगों को। इसराइल को वहां पर रहने का हक दिया जाएगा तो 2 स्टेट सोल्यूशन हो जाएगा। कोई तो रुकावट कर ही लेगा, कोई ना कोई खुदा का बंदा तो रुकावट कर ही लेगा। इसराइल आई नहीं कुछ, तो ये तो नहीं कर्नल साहब, आपका क्या मतलब है? खुला इजाजत दी जाएगी इसराइल को कि मारो लोगों को, सिविलियन को मारो गाजा में? तो आप तो हमेशा कोई ना कोई खुदा का बंदा तो आ जाएगा रोकने के लिए। लोगों को डाल नहीं बनाया आप लोग, हमेशा नहीं टिप्पू साहब, कोई खुदा का बंदा तो आ जाएगा ना रोकने के लिए, उन मजलूमों को बचाने के लिए जिन पर जुल्म किया जाता है, जिनको मारा जा रहा है। कोई न कोई किसी में तो एहसास पैदा होगा उनको बचाने का। वो आतंकवादी गुट है। हिजबुल्लाह इज नॉट आर्मी ऑफ लेबनान, प्लीज। हिजबुल्लाह आतंकवादी गुट है जिन्होंने पूरा गाजा के लेबनान के ऊपर कब्जा कर रखा है, और वो सदर्न लेबनान में जाकर नॉर्दर्न इसराइल से वहां पर लोगों को परेशान कर रहे हैं। इसराइल को हक है अपने आप को बचाने का। अब समस्या क्या हो रही है? नहीं, लेकिन किसी जुल्म के खिलाफ कोई भी खड़ा हो सकता है। जहां भी कहीं आप देखोगे कहीं जुल्म हो रहा है तो कोई भी खड़ा हो सकता है। आप उसको टेररिस्ट कहिए, आप उसको कुछ और कहिए, जो भी नाम आप देना चाहोगे, लेकिन कोई ना कोई तो खड़ा हो ही जाएगा। लाते रहते हैं, ऐसा नहीं। हर एक देश जो है अपना बचाव उसको करना है, और खासकर इजराइल तो करेगा कि उनका अहमद अयाज साहब, गन उठा करके किसी मॉल में घुस जाना, ट्रेन स्टेशन में कर ही रहा। मैं कह रहा हूँ फलस्तीन तो नहीं करेगा, गाजा वाले जो मरे जा रहे हैं वो नहीं करेगा अपना बचाव, वो भी तो बचाव करेंगे अपना। है आतंकवाद। अब आप उसको मुजाहिद बोल दें, उनको शहीद बोल दें, पर वो आदमी है तो आतंकवादी। जो किसी 33 साल की महिला पर जिसकी गोद में बच्चा है गोली चलाता है वो आतंकवादी है, ये आतंकवाद है। जो किसी निहत्थे आदमी के ऊपर गोली चलाता है वो आतंकवादी है, उन्होंने आतंकवाद किया है। जो इजराइल में कल हुआ वो आतंकवादी हमला था। नहीं पद्मा जी, आप इसराइल को क्या कहोगे? सर नहीं, इसराइल को क्या मैं कहोगे? कोई इजराइल की प्रवक्ता तो हूं नहीं। मैं सवाल सिर्फ ये उठा रही हूँ कि जब इजराइल कुछ एक्शन लेता है उसको आप आतंकवादी कहते हैं, और जब एक आतंकवादी कोई हमला इजराइल पे करता है आप कह रहे हैं कि उनको दबाया गया इसीलिए अब वो वापस फाइट बैक कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं चलेगा ना, ये तो आपका डबल स्टैंडर्ड है। नेचुरली दे विल रिटेलिएट, तो उसमें हर्ज क्या है? चलिए, ये नेचुरल रिटेलिएशन, हर एक को डिफेंड करने का हक है, पर इजराइल को डिफेंड करने का कोई हक नहीं है। इजराइल को डिफेंड करने का हक नहीं है। आप 150 मिसाइलें मार दीजिए उनको, आप उनकी टेरिटरी पे कब्जा करने की कोशिश कीजिए। अक्टूबर 7 में आप उनके अंदर घुस जाइए, 1200 लोगों को मारिए, 347 अभी भी वहां पर बंधक हैं जो कि गाजा में है। इजराइल को हक नहीं है अपनी रक्षा करने का। नहीं, मैं कह रहा हूं कि इजराइल अपनी रक्षा ही नहीं बल्कि उनके पास जो भी ताकत है अमेरिका से इजराइल लेकर वो गाजा पर इस्तेमाल करते हैं, फलस्तीनी उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तो आपका मतलब है कि फलस्तीनियों को या गाजा वालों को अपना बचाव और दिफा करने का भी कोई हक नहीं है, और उनको आप आतंकवादी कहोगे? मैं जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे सिर्फ एक एक करके यही पूछना चाहूंगी, वो तस्वीर फिर से दिखाइए जो 2 गनमैन, ये अभी आप विजुअल्स देख रहे हैं। आप बताइए दानिश कुरैशी, इन दोनों लोगों को देख करके आप सच में मानते हैं कि ये सेल्फ डिफेंस में काम कर रहे हैं? सच में इन दोनों बंदूकधारियों को देख के आप कहेंगे सेल्फ डिफेंस में काम कर रहे हैं? क्योंकि आज हम आतंकवाद और सेल्फ डिफेंस की क्या परिभाषा है इसको तय कर देते हैं। नहीं तो फिर हम पूरी दुनिया, जो भी कोई आदमी गन उठाएगा वो कह देगा मैंने सेल्फ डिफेंस में किया। दानिश कुरैशी, हर किसी को कोई ना कोई तकलीफ है। आप ट्रबल ये है कि कोई इंडिविजुअल गन उठा रहा है, आप उसको आतंकवादी कहोगे? ऑर्गेनाइज्ड वे along with the America चलिए दानिश कुरैशी को बोलने दीजिए। आप ये बता दीजिए दानिश कुरैशी, हम इतिहास भूल जाइए, अब क्या होने वाला है आने वाले सालों में भूल जाइए, आज की बात बताइए। ये 2 आदमी जो आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, क्या ये आतंकवादी हैं या ये मुजाहिद हैं या ये सेल्फ डिफेंस में काम कर रहे हैं? देखिए सुनिए, मैं आपको एक बात करूं, जंग के अंदर में कभी भी आर्मी टू आर्मी, या अगर कोई अपने आप को मुजाहिद कहता है या कोई डिफेंसिव कहता है तो उसको उसके सामने, आर्मी के सामने ही लड़ना चाहिए। ये इस्लाम का भी कानून है और तमाम दुनिया के मुल्क हैं
उनका भी यही काम है। कभी भी सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सीधी बात है, चाहे वो इजराइल हो, चाहे पैलेस्टाइन हो, चाहे लेबनान हो, चाहे कोई भी जगह हो। अब आगे सुन लीजिए, अब मैं आपको एक बात बताऊं, तो फिर जिन लोगों ने ये किया है, जिन लोगों ने 7 सिविलियंस को मारा है, आप मानते हैं ये एक आतंकी हमला था? बात सुनिए, आपने बहुत अच्छी बात की, आपने बिल्कुल सटीक बात की, तो आप मानेंगे ना कि इजराइल के ऊपर जो कल हुआ वो आतंकवादी हमला था? आधा ही कहा, पूरा सेंटेंस। अरे सुनिए तो अब मैं आगे की तो बात कह रहा हूँ। चलिए आगे की बात बोलने दीजिए उनको, आगे की बात नहीं सुनेंगे, बोलिए बोलिए। आगे की बात मैं आपको बताऊं। अब आगे की बात ये है कि हसन नसरुल्लाह जिस दिन वो हुए, फोत हो गए, उस दिन 450 से ज्यादा लोग शहीद हुए थे। अब आप मुझे एक बताइए कि एक हसन नसरुल्लाह के चक्कर में आपने जिन लोगों को शहीद किया, क्या बर्बरता नहीं है इजराइल? अवधेश जी, जब इजराइल कुछ करे तो सब उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि उन्होंने अपने को सेल्फ डिफेंस में ये किया है, पर सवाल पूछे जाते हैं ईरान से, सवाल पूछे जाते हैं लेबनान से, क्यों? नहीं, किससे पूछा जाएगा? ईरान ने अगर अयातुल्ला खुमैनी के समय 1979 के क्रांति के बाद से उसने अपने राष्ट्र का, नेशन का ऑब्जेक्टिव, एम्स एंड ऑब्जेक्ट तय किया है कि इजराइल को इस धरती से मिटाना है। हिजबुल्लाह बना ही इसलिए था कि उसको इजराइल से वार करना था, इजराइल का खात्मा है। नसरुल्लाह घोषणा ही करता था। हमस की उत्पत्ति हुई इजराइल को खत्म करने के लिए। तो इजराइल क्या करे कि आओ हमको खत्म करो, जैसे चाहो डिस्ट्रॉय कर लेते। अरे सुनिए, आप लोग जो है ना, ये इस्लाम का जो होता है, अरे सब नहीं, आप बीच में नहीं, आप लोग जब बोल रहे हो, नहीं, सुनिए, आप जब बोल रहे थे, सुनिए, आप जब इतने अनर्गल बात, आप जब निहायत ही एक पक्षीय मजहबी आधार पर किसी को योद्धा और मुजाहिद घोषित करते हैं, आखिर हमस जो है भारत की नीति फिलिस्तीन की स्वतंत्रता के पक्ष में है, लेकिन हमस की आतंकवादी क्रूरता का भारत समर्थन नहीं करता है, न करेगा। तो किसने और दूसरी बात, जो आज आप लोग फिलिस्तीन के पक्ष में पीड़ित हैं, बात करें ना, सुनिए, आप हिजबुल्लाह की बात आप तो बता रहे हैं, आप तो बता रहे हैं, पीछे छुप नहीं सकते। हमस तो, मैं तो आपसे सीधा पूछ रही हूँ कि अगर सिविलियंस के ऊपर गन अटैक होता है, हमस जो है रिटेलिएट कर रहा है, वो एक्ट ऑफ टेरर है। और इसको आप भूलिए मत कि एक ही महीने पहले मैंने आपको अभी तस्वीरें दिखाई उन लोगों की जिनकी कल हत्या की गई, उनकी तस्वीरें दिखाई, उन 5 लोगों की तस्वीरें दिखाई है जिनकी कल हत्या की गई। इन लोगों की भी तस्वीरें देखिए। ये जानते हैं कौन है? ये वो 6 लोग हैं जिनको 1 महीना पहले सर में गोली मार करके हमस ने इनकी हत्या कर दी थी। कर रहा है अपने रिलीजियस के लिए। 1 साल से ये बंधक थे, 1 साल से ये बंधक थे दानिश कुरैशी, और इनको गाजा में टनल्स में रखा गया था। और 1 महीने पहले इन सबको, इनमें से जो सबसे छोटे हैं वो महज 23 साल की थी, और जो सबसे बड़ी हैं वो 40 साल की थी। इन सबको सर में गोली मार करके एग्जीक्यूट किया हमस ने। देखिए, मैंने आपको बिल्कुल साफ तौर पे बताया, लेकिन इसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। मैंने ये कहा कि हसन नसरुल्लाह वाला जो इंसिडेंट बना, उसके साथ में करीब 450 जैसे लोग जो है वो आम सिविलियंस हैं जो शहीद हुए। इसके ऊपर क्या जवाब है? तो इसका जवाब बिल्कुल नहीं, 450 नहीं मारे गए। देखिए पद्मजा जी, ऐसे नहीं होगा, पद्मजा जी ऐसे नहीं होगा। नहीं, आपने इंटरप्ट किया है, नहीं होगा, नहीं आपने इंटरप्ट किया है मुझे। ठीक है, तो फिर आपने 3 लोगों ने, अब मैं कोशिश करूंगी कि कोई इंटरप्ट ना करे, उनको बात पूरी करने दीजिए, फिर आपको पूरा मौका दूंगी। बोलिए। हाँ, अपनी बात खत्म, मैं अपनी बात खत्म कर लूं, फिर आप बोलिए। अब दूसरे नंबर की बात कि इतने सारे इंसिडेंट के बाद हम हर बार जो पैनलिस्ट हैं, मुझे तो दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन जो पैनलिस्ट हैं वो ये तो बता रहे हैं कि इतनी बार मुस्लिम जो लोग हैं वो आतंकवाद के ऊपर आ गए। लेकिन मैंने आपको उनकी गिनती गिनाई
तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं। अब रह गई बात, मैं आपको एक बात फिर से कह दूं कि दुनिया के जितने भी कानून हैं उन तमाम कानूनों के अंदर में जंग के लिए जो लॉज बने हुए हैं वो बिल्कुल फॉलो करने बिल्कुल लाजिम है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, तमाम चीजों पर। अगर मजहब की बात की जाए तो सर, क्या आपको लगता है कि द लॉज ऑफ वॉर आर बीइंग फॉलोड, यानी कि जंग का जो कानून है उसको कोई भी पालन कर रहा है यहाँ पे? अगर किसी को बंधक बना करके 1 साल के बाद उसके सर में गोली मार दी जाए और आप कहें कि वो तो सिर्फ अपने को आत्मरक्षा में ये कर रहे हैं, किसी को बंधक बनाना आत्मरक्षा नहीं होता, किसी को मार देना आत्मरक्षा नहीं होता। 11 साल के बच्चे को बंधक बना लेना आत्मरक्षा नहीं होता। लॉज ऑफ वॉर है। देखिए, कोई भी कानून जो है वो नहीं मान रहा, ना इजराइल मान रहा है, ना उसके सामने के जो लोग हैं वो मान रहे हैं। हाँ। ये सबसे बड़ा सवाल अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तमाम जो लोग हैं, तमाम मुल्क इसी को लेकर के चिंतित हैं, क्योंकि कोई भी कानून मानने को तैयार नहीं है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही, पर फिर ऐसा क्यों है? ये आपने बिल्कुल, आपका तर्क बिल्कुल सही है दानिश कुरैशी, आपने एक बहुत ही संभली हुई बात कही है। पर फिर ऐसा क्यों होता है कि इजराइल जब कुछ भी करता है तो उसकी निंदा पूरी दुनिया में होती है, पर अगर ईरान कुछ करे, लेबनान कुछ करे, हिजबुल्लाह कुछ करे, तो कहा जाता है अरे उन्होंने जो किया वो ठीक है, उस चीज के लिए पटाखे फोड़े जाते हैं। ये तो सही नहीं है ना। अगर दोनों तरफ से गलतियां हो रही हैं तो फिर दोनों की ही निंदा होनी चाहिए। सुनिए नहीं वो अहमद अयाज को देख लीजिए, आपके साथ बैठे हुए वो तो कह रहे हैं कि सारी गलती इजराइल की है। नो ये इस्राएली एक्शन का काउंटर होता है। अरे सर, कम से कम दानिश कुरैशी मान तो रहे हैं कि गलतियां दोनों तरफ से होती हैं, कि दोनों को संभल करके एक्शन लेना चाहिए, सिविलियन कैजुअलिटीज दोनों साइड पे नहीं होनी चाहिए। आप तो फिर भी पूरा एक तरफा नैरेटिव कर रहे हैं अहमद साहब, ये तो गलत है ना। That is true, हम एग्री कर रहे हैं। जितनी इजरायली जान की कीमत है उतनी ही फिलिस्तीनी जान की भी कीमत है। दानिश कुरैशी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए सुनिए, अच्छा मैं बात रखूं। हाँ। देखिए, अब यहाँ सवाल आके यहाँ ये खड़ा है कि पद्मजा एक बात समझनी पड़ेगी। दरअसल जो पूरा मामला जो है फलस्तीन और इस्राइल का, ये रिलीजियस सेंटिमेंट जुड़ाव की चीजें हैं। ये जो बैतुल मुकद्दस है ये मुसलमानों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यहूदियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इवन क्रिश्चियंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पूरी लड़ाई जो है पूरे विश्व स्तर पर, उसी तरह से एक तरफ के लोग जब आगे आते हैं तो वो हल्ला मचाते हैं, दूसरी तरफ के लोग आते हैं तो वो हल्ला मचाते हैं। इसीलिए यहाँ हो ये रहा है कि कोई भी इंसाफ की बात आमदा नहीं है, तैयार नहीं है। लेकिन अगर सवाल ये है कि जब तक आप तक न्याय की आंख से आप देखेंगे नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात है, क्योंकि ये हमारे अकेले के बस में नहीं है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब तक उसका निराकरण नहीं आता तब तक ये हालात होते रहेंगे। तमाम आवाम लोग, ये जो आवाम है वो दोनों तरफ की, इनको कैसे रोका जाए इसकी कोशिश होनी चाहिए, बजाय इसके वहां शांति। सर, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बोल दी, पर ऐसी बातें जो है टीवी पे ठीक लगती है। मैं फिर भी यही सवाल पूछूंगी कि अगर आप मान रहे हैं कि जो ईरान ने किया वो भी गलत था, जो इजराइल ने किया वो भी गलत था, तो फिर क्यों अहमद अयाज लोग सड़कों पर निकल करके, छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर निकल करके ईरान की इस हरकत की सहमति ही नहीं दे रहे हैं, उसका जश्न मना रहे हैं? अगर जो कुछ गलत हुआ है, अगर गलती हुई है तो उसका जश्न क्यों? नहीं, आपको ये इजराइल में भी मिल जाएगा। सुनिए पद्मजा 10 सेकंड। तो इसीलिए मुस्लिम समाज जो है वो ईरान और फलस्तीन के साथ खड़ा है, क्योंकि हम मान चुके हैं, हम ये मान रहे हैं कि इस्राइल की तरफ से जबरदस्ती हो रही है, ज्यादती हो रही है, और उनके ऊपर ईरान की तरफ से ज्यादती नहीं हो रही, ईरान की तरफ से ज्यादती नहीं हो रही। ईरान की नहीं, वो तो रिटेलिएशन आ गई ना, वो तो रिएक्शन आ गई। चलिए, घूम फिर के 45 मिनट पे दानिश कुरैशी ने कोशिश की कर्नल टिक्कू कि थोड़ा सा वो बैलेंसिंग एक्ट करें, पर घूम फिर के वही आ गया ना, जो ईरान करे वो रिटेलिएशन, जो इजराइल करे वो अग्रेशन। पद्माजा जी, इनके बोलने की जरूरत ही नहीं है। एक मिसाल दीजिए ना, जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया होगा ऐसे ही। किसी भी मुसलमान को कहीं पर भी कुछ भी हो जाए तो पूरा इस्लाम जो है एकजुट होकर उसके विषय में वो उनके साथ समर्थन करता है। उनके लिए मतलब नहीं है राइट कौन है और रॉन्ग। आप जवाब दीजिएगा दानिश सिद्दीकी, उनको बात तो खत्म करने दीजिए। सही रहा है
नहीं तो हिजबुल्लाह के साथ जंग हो रही है इजराइल की, तो ईरान कहां से आ गया इसमें? ISIS इराक में लड़ रहा है तो पूरी दुनिया से उसके ऊपर जिहादी क्यों जा रहे हैं लड़ने के लिए? प्रॉब्लम ये है कि इनका ये जो सेंटिमेंट है ना, जिहाद का सेंटिमेंट, ये मॉडर्न युग में काम नहीं आएगा। और मैं इनसे गुजारिश करता हूं, इनमें आप रीथिंकिंग कीजिए, क्योंकि जहां पर भी आप जिहादी लड़ाई लड़ रहे हैं आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका ने आपका इस्तेमाल किया, सोवियत यूनियन में उनका काम हो गया, आप अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में लड़ रहा है। सेम थिंग ISIS ने इराक में किया। और आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोग जब आते हैं टीवी डिबेट पर, आपको सोचना चाहिए कि इस्लाम में ये ऐसा क्यों है कि हर जगह आतंकवाद है। कश्मीर में आप देख रहे हो, आपने कभी पाकिस्तान के बरखिलाफ एक वर्ड नहीं बोला, जबकि उन्होंने आपकी हालत को इतना खराब कर दिया। आप अफगानिस्तान में, इराक में, सीरिया, कहां प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि मुश्ताक सिकंदर कह रहे हैं गलत है। मुश्ताक सिकंदर कह रहे हैं ये गलत है। साहब गलत बोल रहे हैं आप। टिप्पू साहब आपका जो असेसमेंट है गलत है। मैं जवाब दूंगा। नहीं, अगर आप कश्मीर की बात करोगे तो फिर आप हिस्ट्री में जाओ ना कि यहाँ सिचुएशन कैसे पैदा हो गई। नहीं, सब आपका जवाब देना चाहते हैं कर्नल टिक्कू। एक सेकंड, यहाँ तो अगर आप इस्लाम को दोष दे रहे हो, मुसलमानों को दोष दे रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए 90 से पहले शहीद क्या नाम है इसका, सैयद सलाउद्दीन साहब खुद MLA थे, वो तो असेंबली में थे। आप मुसलमानों और कश्मीरी को क्यों दोष दे रहे हो? आप अपने को क्यों नहीं देख रहे? हिस्ट्री क्या है, क्या सिचुएशन कैसे पैदा होगी जिसमें सारा कश्मीर, सारा जम्मू कश्मीर लपेट में आ गया? एजेंसिया को बता रहा हूँ कि आपको डायरेक्शन बदली करनी पड़ेगी, ऐसा किसी चीज का हल नहीं निकलता है। आप इजराइल को एक्सेप्ट कीजिए, आपस में बैठकर बात। नहीं, कर्नल टिक्कू किसी एक पूरी कौम को कोई दोष नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग जो कि भटके हुए हैं और कुछ लोग जो कि जानबूझकर भटका रहे हैं और भटका रहे हैं। जैसे कि एक सेकंड अहमद अयाज, बार ऐसे में नहीं होगा जब तक इंसाफ नहीं होगा हर एक के साथ, और वो सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम में अवेलेबल है, पॉसिबल है। और इंसाफ का फैसला करेगा कौन? एक सेकंड, दानिश कुरैशी, अभी तो हमने देखा कि कैसे ईरान में या इराक में या फिलिस्तीन में छोटे छोटे बच्चे इस बात का जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं। हमारे खुद के देश में कल के दिन क्या हुआ? कल के दिन फिर से लखनऊ में एक जुलूस निकल रहा है, वहां पर लोग नसरल्ला के नारे लगा रहे हैं। पर सच बात यह है कि जब हमने उनसे पूछा कि भाई नसरल्ला है कौन, क्यों आप उनको अपना हिमायती समझते हैं, आप में और उनमें कॉमन है क्या? उनको कुछ समझ में नहीं, उनको कुछ पता नहीं था, पर वहां पर पहुंचे हुए। यही तो कह रहे हैं कि लोगों को भटकाया जा रहा है। कह रहे हैं कि भाई ईरान का पूरी तरीके से आप समर्थन कीजिए, चाहे ईरान जो भी करे, तकलीफ हो, चाहे आतंकवादी का, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। मैं जवाब दूं। इनसे कहिए कि शांत हो जाए। देखिए मैं आपको जवाब दूं। जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने एक बात बताई कि भाई दुनिया के अंदर में उम्मा की बात आती है तो मुसलमानों की बात आके खड़ी कर देते हैं। इसी तरह जो इंटेलेक्चुअल है टीवी पे आके बैठ रहे हैं। पद्मजा, क्या हमने नहीं देखा कि बांग्लादेश में जब हिंदुओं के ऊपर हमला हो रहा था तो इस देश के अंदर में तमाम हिंदू, इवन मुसलमान भी, हम खुद भी थे, बहुत सारी जगहों पर डिबेट में थे। अरे सुनिए, हाँ मैं वही सुनिए खत्म कर दूंगा। अरे सुन लीजिए, अब सुन तो पूरी बात सुनिए। हमने तो सुनो भाई दानिश कुरैशी, हमने तो किसी मुसलमान को नहीं देखा खड़ा होते हुए हिंदुओं के पक्ष में। एक सेकंड कर्नल टिक्कू, उनको बात पूरी करने दीजिए। लेकिन मुसलमान खड़े हैं, उनको बात पूरी करने दीजिए। आप लोग सब मिल करके बेचारे दानिश साहब को ही नहीं बोलने दे रहे हैं। हाँ बोलिए। अब मैं आपको बताऊं, इसके बाद हमने यूके में देखा जहां हिंदुओं पे हमला हुआ, उसमें यहाँ हमारे देश के अंदर में प्रोटेस्ट हुआ, तमाम चीजें। यूएस में भी हमने देखा। तो देखिए जिसके मजहब की फीलिंग्स है वो उसके लिए बोलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, और डेमोक्रेसी में उसकी इजाजत भी है। अगर पैलेस्टाइन की बात की जाए तो यूके में पैलेस्टाइन के लिए मुजाहिरे हुए, यूएस में हुए, दुनिया का कोई कोना बाकी नहीं है या पैलेस्टीन के पक्ष में मुजाहिरे ना हुए पद्मजा। लेकिन सवाल ये है, आप उसको ग्राउंड बनाकर हमें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि ये चीजें ठीक नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। अब आगे सुनिए। इसका जवाब लेना चाहिए। अवधेश जी बताइए, क्या एक पूरी कौम को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है, ये जानते हुए कि लेबनान में 1000 लोगों की मौत हो चुकी है, फिलिस्तीन में करीब 42,000 लोगों की मौत हो चुकी है, अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं, पर कटघरे में उन्हीं को बार बार खड़ा किया जाता है। ठीक है, गलतियां दोनों साइड से हुई हैं, पर कटघरे में एक ही को खड़ा कर रहे हैं। अवधेश जी नहीं
ये जो प्रश्न ये लोग उठा देते हैं ना कि पूरी कौम को आप करें, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं या बाकी चीजों से, जब हमास ने इजराइल पर आकर के उस ढंग से कल्चरल प्रोग्राम में अटैक किया, दुनिया का एक मुसलमान उसके विरुद्ध में खड़ा हुआ हो तो बता दीजिए। मैं तो और जहां तक बांग्लादेश का ये सवाल उठा रहे हैं, बांग्लादेश के हिंदुओं ने हथियार नहीं उठाया था वहां। बांग्लादेश के हिंदुओं को कहा जा रहा है देश छोड़ दो, मार के भगा देंगे, तुम्हारा ये देश नहीं है। और उसी ढंग से जो लिवरपूल की घटना है तो उनके घरों पर अटैक हुए थे, कोई हिंदू कोई फिर बीच में नहीं, देखिए ये जब भी बोलो तो ये लोग नहीं, जब भी बोलो तो ये लोग बीच में अटैक करके और बीच में बोलना शुरू करते हैं। हिजबुल्लाह तो बना ही था इजराइल को खत्म करने के लिए, कैसे झूठ बोल रहे हो आप? हिजबुल्लाह तो बना ही था कि हमको बनता है, बिकॉज़ आप वन साइडेड बात करते हैं। अरे जवाब अपने वक्त पे दीजिएगा अहमद साहब। कोई भी बोलेगा तो आपको प्रॉब्लम होती है। आप हिस्ट्री देखिए, हिजबुल्लाह तब बना जब लेबनान पर हमला हो गया और उसके पीछे ईरान था। नहीं, ये बीच में प्रवेश करते हुए और ये गलत दिशा में डिबेट को टर्न करते हैं। कोई भी बोलता है तो तीनों बोलना शुरू करते हैं। अवधेश जी, आपका वक्त है। अरे फिलिस्तीनियों को जितने मुसलमानों ने मारा है, अरे सुनिए, फिलिस्तीनियों को जितने इजरायलियों ने मारा है उसके 50-100 गुना ज्यादा मुसलमानों ने मारा है। जॉर्डन में जब वो ब्लैक सितंबर हुआ था तो 10,000 फिलिस्तीनियों को किसने मार दिया था? किसकी सेना थी वहां? क्या वहां इजराइल की सेना गई थी? जब जॉर्डन में विद्रोह करके यासर अराफात ने उनके प्लेन को हाईजैक किया, 3 प्लेन को उड़ा दिया, जिसको ब्लैक सितंबर कहते हैं। जॉर्डन के शाह ने जब आमंत्रित किया, दुनिया भर की मुस्लिम सेना गई और 10,000 फिलिस्तीनियों को मारा है वहां। ठीक है, आपको उस समय ध्यान नहीं देता है। फिलिस्तीनियों को सबसे ज्यादा मुसलमानों ने मारा है। और हिंदुओं के साथ तुलना मत करिए, सुनिए, हिंदुओं के साथ तुलना मत करिए। आप हिंदुओं ने कहीं भी हथियार उठा के अगर बांग्लादेश में उठाया हो, अमेरिका में उठाया हो तो बताइए। जब उन पर अटैक हुए हैं इसलिए उनके पक्ष में सहानुभूति के साथ खड़े हुए हैं। यहां तो आपने तय किया हुआ है कि इजराइल को इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। मुसलमान पर हो रहे हैं। ठीक है, एक सीधा सवाल जो है, जो दोहरे मापदंड का बार-बार, एक सेकंड कर्नल टिक्कू, मुश्ताक बहुत वक्त से वेट कर रहे हैं। उनसे मैं सवाल, एक सेकंड, अवधेश जी का सवाल मैं उनके पास ले जाना चाहती हूँ। एक सेकंड प्लीज अहमद साहब, आप इतने टाइम से बोल रही हैं, इतने टाइम से आप बोल रहे हैं। मुश्ताक सिकंदर चुपचाप सुन रहे हैं। मुश्ताक सिकंदर, अवधेश जी सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि आप अगर फिलिस्तीन में लोगों की मौत होती है आप उसको कंडेम करते हैं, पर 7 अक्टूबर को 1200 इजरायलियों को मारा गया, उनके घर में घुस करके विभत्स तरीके से मारा गया और खुद हमास ने उसके वीडियो बना करके रिलीज किए हैं, तो कोई इसको कंटेस्ट भी नहीं कर सकता। उसके खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई, उसको सेलिब्रेट किया गया। फिलिस्तीन में भी उस दिन उस चीज को सेलिब्रेट किया गया था। ऐसे दोहरे मापदंड तो नहीं हो सकते ना, बार बार बात वहीं घूम करके आ जाती है। नहीं, क्योंकि देखिए आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेगा, पहले ही हमास किसने बनाई? हमास तो इसराइल की क्रिएशन है। जब पीएलओ को मार्जिनलाइज किया गया तो वो चाहते थे, मुश्किल है एक वक्त के लिए ये कह देना कि इजरायलियों की हत्या गलत थी, 7 अक्टूबर गलत था। कॉन्टेक्स्ट के बगैर आप नहीं समझ सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट में हत्या सही नहीं हो जाती, कोई भी कॉन्टेक्स्ट हत्या को सही नहीं ठहरा सकता। अवधेश सिंह, सुनना भी सीखिए आप, मैं आपकी बात सुन रहा था सहानुभूति से। सर ये तो वही बात हो गई ना कि अगर 2 गाड़ियों की टक्कर हो गई, एक गाड़ी का मालिक दूसरे को जाके गोली मार देगा और आप कहेंगे कि कॉन्टेक्स्ट ऐसा था कि गाड़ी की टक्कर हो गई थी। चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया। एज अ टेररिस्ट स्टेट इट केप्ट एक्सपेंडिंग इट्स बाउंड्रीज। वहां फलस्तीनियों को यरगमाल बनाया। कंसंट्रेशन कैंप्स की जैसी हालत है वेस्ट बैंक में और गजा में खासकर। हमास ने जब इलेक्शंस के जरिए वहां पर हुकूमत में वो आए, अमेरिका और इसराइल ने हुकूमत उनकी चलने नहीं दी डेमोक्रेटिकली और उनको मजबूर किया। बीइंग पुश्ड टू द वॉल, दे हैड नथिंग बट टू रिटेलिएट। तो ये 7 अक्टूबर को आप अकेले इसमें नहीं, टेररिस्ट एक्ट में नहीं देख सकते। तो मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछ लेती हूँ, क्या आपको लगता है, मैं आपकी सारी बात मान लेती हूँ कि इजराइल ने पूरी तरीके से गलत किया। आप ये कह रहे हैं कि इजराइल ने जो कुछ पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दशकों में किया, उसकी वजह से इजराइल में घुस करके एक 9 महीने के बच्चे के सामने उसकी मां को गोली मार देना वाजिब है, सही है, उसका जश्न मनाया जाना चाहिए।
मुझे ये बताइए, पहले जो हॉस्पिटल्स पे बॉम्बिंग हुई वो जायज आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना सर। क्या एक 9 महीने के बच्चे के सामने उसकी मां को गोली मार देना सही है, वाजिब है, उसका जश्न मनाया जाना चाहिए, हाँ या ना? जश्न तो इस्राइल में मनाया जा रहा है, जब इस्माइल हनाया को मारा गया ईरान में। इसका जवाब तो हाँ या ना में आसानी से दिया जा सकता है ना। एक बच्चे के सामने उसकी मां को गोली मारना सही है या नहीं, इसका जवाब हाँ या ना में दे दीजिए। जब वो फलस्तीनियों के हॉस्पिटल्स पे बॉम्बिंग कर रहे हैं, या तो आप वन साइडेड इस्लामोफोबिक जो है ये एपिसोड्स चलाते हैं मुसलमानों को डिनिग्रेट करने के लिए, हमको टेररिस्ट डिक्लेयर करने पूरी तरीके से तथ्यात्मक एपिसोड चलाते हैं, ये मैं आपको बहुत साफ तरीके से बता दूं। और मैं आपको ये भी तथ्य के साथ बता सकती हूँ कि जिन अस्पतालों की आप बात कर रहे हैं, अल शिफा अस्पताल, आपको पता है ना कि अल शिफा अस्पताल के नीचे पूरी सुरंगों का एक नेटवर्क बनाया गया था, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं, जिसमें हमास ने अपने बंकर बना रखे थे। कहीं पर भी साबित नहीं हुआ। आपने हजारों बच्चों 42,000 सिविलियंस को मार डाला इस्राइल ने 7 अक्टूबर से लेकर आज तक। अगर कोई भी तथ्य आपके सामने रखा जाए, फिर आप दूसरे टॉपिक पे जंप कर जाते हैं, या फिर आप उसको अमेरिका का या इजराइल का प्रोपेगेंडा बता देते हैं। मैं यहाँ से अगर कोई रेजिस्टेंस कर रहा है उसको आप टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। सर, हत्या रेजिस्टेंस नहीं हो सकती। कर्नल टिक्कू क्या हत्या को रेजिस्टेंस कह सकते हैं? क्या रेजिस्टेंस के लिए एक साल के बच्चे को हॉस्टेज बनाया जाता है? ये रेजिस्टेंस है आपकी नजरों में? दवाई और बाकी चीजें जा रही हैं। आप इस्लामोफोबिया से बाहर आ जाइए। इन्होंने ये बोला कि स्वाभाविक है कि मुसलमान जो है दुनिया भर में अगर किसी मुसलमान को कुछ हो जाता है तो वो भावुक हो जाते हैं, उनका समर्थन करते हैं, जैसे हिंदू ने बांग्लादेश के हिंदू का समर्थन किया। यही बोला ना इन्होंने। इसका जवाब तो फिर उन्होंने दे दिया कि आपको यूरोपियन यूनियन भी वैसा ही करती है, नेटो भी वैसा ही करता है, सार्क भी वैसा ही करता है। ये मुसलमानों के साथ आप सिर्फ मुंसलिक मत करें। आपको शायद हिस्ट्री पूरी पता नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशन आप सिर्फ कौम को आप बदनाम करते हैं, इस्लामोफोबिया करते हैं। एक तरफ से तो आप कह रहे हैं कि मुसलमानों ने ही पैलेस्टीनियंस को मारा, दूसरी तरफ से आप कह रहे हैं कि वहाँ उम्मत है। 85% थी, किसी ने उंगली तक उठाई? आप इनसे जरा ये पूछ लीजिए। दूसरी बात है, हॉस्पिटल में इनकार नहीं था। कश्मीर में क्या हुआ 89-90 में? सब हॉस्पिटल इनके गढ़ थे, जहादियों के गढ़ थे, क्योंकि इनकी जो टैक्टिक्स है वो आम लोगों में फलती फूलती है, आम लोगों से ही फैलती है, तो इनको ये इस्तेमाल करने पड़ते हैं। जब उनके अगेंस्ट रिटेलिएशन होता है तो ये किसने पुश किया टू द वॉल? बंदूक उठाने के लिए किसने मजबूर किया आम लोगों को? उसकी हिस्ट्री तो कंटेक्स्ट दीजिए। लोग पागल हैं, वो खुद को जो बंदूक उठाएगा उसका राइट चला जाता है। हर जगह कंटेक्स्ट चाहिए बंदूक उठाने के लिए। अरे भाई सर मैं बहुत आदरपूर्वक कह रही हूँ कि आप किसी भी चीज को किसी भी हिंसा को, हत्या को ये कहकर व्हाइट वॉश नहीं कर सकते कि उसका एक कॉन्टेक्स्ट था। पंडितों के खिलाफ हिंसा क्यों हुई, उसके लिए एक कॉन्टेक्स्ट था। इजरायलियों के खिलाफ हिंसा क्यों हुई, उसके लिए भी क्या कॉन्टेक्स्ट था। फिर तो इजराइल भी कह देगा ना कि गाजा में हमने बम इसलिए गिराए क्योंकि उसका भी एक कॉन्टेक्स्ट था। और जैसे ही आप सवाल उठाएंगे वो कह देंगे आप एंटी सेमिटिक हैं। ऐसे तो नहीं चलेगा ना। इस्राइल तो कर रहा है। आप देखिए पीएलओ को किस तरीके से उन्होंने मार्जिनलाइज करके हमास को स्ट्रेंथन किया। आप चलाने लगते हो। फर्स्ट इंतिफादा के बाद किस तरीके से उन्होंने स्ट्रेंथन किया हमास को। पीएलओ का और ओस्लो आकार के बाद किस तरीके से हमास मारी से वजूद में आया। वो अवधेश जी इंटरजेक्ट करना चाहते हैं, फिर दानिश कुरैशी। इस्राइल की ही क्रिएशन है हमास। इतना मुश्किल क्यों? पूरा शो निकल गया और शायद कोई भी आदमी किसी भी देश के कोने में, दुनिया के कोने में ये नहीं चाहेगा कि मासूमों का खून बहे, कि किसी की जान जाए। हर चीज का कंटेक्स्ट चाहिए। इजराइल को भी सीज फायर करना चाहिए और सारी दुनिया के देश, भारत भी ये कह रहा है कि सीज फायर होना चाहिए, मासूमों के ऊपर कोई जुल्म नहीं होना चाहिए, पर पैमाना वही होना चाहिए जो पैमाना फिलिस्तीन के लिए है, वही पैमाना इजराइल के लिए, वही पैमाना लेबनान के लिए और वही पैमाना इंडिया के लिए होना चाहिए। करा दीजिए ना इस चीज पर, पहले करा दीजिए इस्राइल। देखिए ऐसा है कि अगर हमास या हिजबुल्लाह इजराइल पर अटैक करता है तो किसी भी स्टेट को, वैसे संगठन को पूरी तरह खत्म करने की कार्रवाई करने का अधिकार है।
अगर ये लोग स्वयं कहें कि नहीं हम शांति वार्ता करना चाहते हैं, कोई मुझे बताइए ना हमास ने कभी भी पीस टॉक का किया हो। और 2006 में हिजबुल्लाह के साथ बाजाबता पीस टॉक हुआ, पीस ट्रीटी हुई, यूनाइटेड नेशन ने पीस कीपिंग फोर्स भेजा, इजराइल जो है साउथ लेबनान से बाहर आया, लेकिन हिजबुल्लाह रुका क्या? उस पीस को माना क्या हिजबुल्लाह? जब माना नहीं उसके बाद कोई क्या कर सकता है? इसलिए ये लोग जब भी बात करिए तो ये लोग रिटेलिएशन कहते हैं। इजराइल को यह पूरा अधिकार है कि हमास जैसे संगठन को जब तक कि वो हथियार लेकर लड़ने के लिए तैयार है, उसके एक एक व्यक्ति को खत्म करने का उसको अधिकार है, अगर उसको अपने देश की रक्षा करनी है। अगर हिजबुल्लाह हथियार लेकर के 2000 मिसाइल्स हिजबुल्लाह ने इजराइल के सामने लगाया हुआ है, तो इजराइल के पास क्या रास्ता बचता है इस समय? ठीक है, इसलिए इजराइल को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है, पर उसमें भी किसी मासूम की, किसी बच्चे की, किसी सिविलियन की जान नहीं जानी चाहिए। और यही पैमाना हमें इजराइल के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर किसी की जान गई है, अगर इजराइल पे हमला हुआ है, अगर वहां पे एक गन अटैक हुआ है, इसका जश्न मनाना भी बेहद अफसोसजनक है, बेहद विभत्स है। Co-powered by Techno.